जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद के हम नॉवेल पे जो है वो पहले नजर डालेंगे। अदबी खिदमत पे हमने जो है वो कल बात कर ली थी। इनका पहला नॉवेल है 1903 में लिखा गया, जिसका नाम है इसरार माबिद। और ये कैसा नॉवेल है? ये नामुकम्मल नॉवेल है इसरार माबिद। इसरार माबिद। इसके बाद ये जो है उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। और अगर इसकी बात की जाए कि इसका मौजू क्या है, तो इसका मौजू था कि मंदिरों में अवाम की इक्तदात। क्या था? मंदिरों में अवाम की इक्तदात। इक्तदात, ये क्या था? इसका मौजू था मुंशी प्रेमचंद का। 1903 में लिखा गया इसरार माबिद नामुकम्मल नोवेल है। और इसका मौजू था मंदिरों में अवाम की इक्तदात। इसके बाद दूसरा नोवेल आया इनका, जो लिखा गया 1905 में। ये हम लोग कह सकते हैं पहला मुकम्मल नोवेल है, जिसका नाम है हम खरमाए वहम सवाब। हम खरमाए वहम सवाब 1905 में लिखा गया। और इसका जो मौजू था, इसका मौजू था औरतों की शादी, या कह सकते हैं बेवा औरतों की शादी। बेवा औरतों की शादी क्या था? इसका मौजू था, जो 1905 में जो है वो लिखा गया था, जिसका उर्दू में नाम ये था हम खरमा वहम सवाब। और हिंदी में नाम था उसका प्रेमा। क्योंकि आपको पता है मुंशी प्रेमचंद ने दोनों जबान में लिखे हैं, उर्दू में भी और हिंदी में भी। तो प्रेमा पहले उर्दू में शाये हुआ, उसके बाद ये, सॉरी, प्रेमा यानी कि पहले उर्दू में शाये हुआ, उसके बाद हिंदी में शाये हुआ। इसके बाद 1906 में, एक साल बाद, इनका नेक्स्ट नॉवेल आया, जिसका नाम था कृष्णा। जिसका नाम था कृष्णा। 1906 के बाद 1907 में इनका नॉवेल आया, जिसका नाम है रूठी रानी। रूठी रानी। इसके बाद 1907 में आपको पता है इन पर जो क्या लग गई थी? पाबंदी लग गई थी। कोई बच्चा बता सकता है क्यों पाबंदी लगी? कोई बच्चा बता सकता है क्यों पाबंदी लगी? बिल्कुल, क्योंकि इन पर क्या लग गई थी? सोज़े वतन की पाबंदी। इन्होंने जो है वो एक वो अफसानी मजमू शाये किया था, जिसमें पांच क्या थे? पांच अफसाने थे। इसलिए इसके बाद इन्होंने जो है वो कोई तसनीफ नहीं लिखी, अफसाने के हवाले से भी और नोवेल के हवाले से भी। तो इसके बाद इन्होंने 5 साल बाद यानी कि 1912 में एक नोवेल लिखा, जिसका नाम था जलवाए एसार। जलवाए एसार, ये क्या था इनका? 1912 में लिखा गया नोवेल। और ये कैसा नोवेल था? ये नोवेल था सवानेह नोवेल, यानी कि इसमें जो है वो सवानेह लिखी गई है। जलवाए एसार। और सवानेह किसकी लिखी? तो स्टार बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और तो वो है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की इन्होंने हयात लिखी या सवानेह लिखी नोवेल में, और उसका नाम रखा जलवाए एसार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1916, ये इनका नोवेल था बाजार हुस्न। क्या था? बाजार हुस्न 1916 में, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी में इसका नाम रखा गया
बाजार हुस्न का नाम सेवा सदन। सेवा सदन, ये क्या था इसका हिंदी में नाम था, या इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं बाजार हुस्न का, जो कब शाये हुआ 1916 में। ठीक है। और इसमें ही बाजार हुस्न में मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले किसकी बात की? जिस्म फरोशी की बात की। किसकी बात की? जिस्म फरोशी की। यानी कि उसमें उन्होंने एक तवायफ को क्या बनाया? मौजू बनाया सबसे पहले। जिस्म फरोशी की कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं तवायफ को, और उसका हिंदी में नाम रखा सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन। आगे बढ़ते हैं। 1916 के बाद नेक्स्ट आता है 1920, और यह है इनका गोशिया आफियत। गोशिया आफियत, जिसका हिंदी में नाम था प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम जो है वो इसका हिंदी में नाम था। उर्दू में नाम था गोशिया आफियत, और हिंदी में नाम था उसका प्रेम आश्रम। और सबसे अहम स्टार बना के लिख लीजिएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले देहाती जिंदगी का मौजू देहाती जिंदगी का मौजू गोशिया आफियत में बनाया। यानी कि जो नीचे तबके के लोग थे उनको हीरो सबसे पहले इसी नॉवेल में बनाया, गोशिया आफियत में, जिसका नाम पड़ा बाद में क्या? प्रेम आश्रम, जो हिंदी में शाये हुआ। और इससे जो पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है, मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले दही जिंदगी या देहाती जिंदगी का मौजू बनाया गोशिया आफियत में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा चौगान हस्ती। चौगान हस्ती, ये भी क्या है? इनका नॉवेल है, 1927 में लिखा गया चौगान हस्ती, जिसका हिंदी में नाम पड़ा रणभूमि। हिंदी में नाम था रणभूमि। ठीक है, रणभूमि, चौगान हस्ती 1927 में लिखा गया, 1927। ठीक है। इसके बाद 1928, 1928 पर्दाए मजाज। पर्दाए मजाज जो है वो 1928 में लिखा गया नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का, पर्दाए मजाज। इसके बाद 1929 में ये है निर्मला। निर्मला पर स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निर्मला किसका नॉवेल है। तो निर्मला जो है वो मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। ठीक है। और निर्मला में किस पर बात की गई है? निर्मला में बात की गई है दहेज की या जहेज की। तो इसका जो मौजू है वो जहेज के ऊपर पड़ा है 1930 में। इसी के साथ 1927 में ही एक और नॉवेल है, ठीक है, जिसका नाम है क्या? बेवा, यानी कि विधवा औरत। तो इसका मौजू भी यही है, और इसका नाम भी क्या है? बेवा, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया या हिंदी में शाये हुआ प्रतिज्ञा के नाम से। प्रतिज्ञा के नाम से जो है वो ये शाये हुआ प्रेम वो बेवा 1927 में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 1932, 1932, ये लिखा गया गबन। क्या लिखा गया? गबन। ये भी क्या है? नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का। और ये किस पर लिखा गया है? ये लिखा गया है जिस पर औरत सबसे ज्यादा मरती है। बताइए, औरत जो है वो सबसे ज्यादा किस पर मरती है?
क्या क्लास में यही बच्चे हैं जिन्होंने जवाब दिया है अंजार, मौसम्मा और मलका यास्मीन? बाकी सारे यहाँ पे वलीमे की दावत खाना आए हुए हैं क्या? क्यों भाई? एक एक प्लेट भिजवा दूं बिरयानी की लगवा के? हम्म। साथ में दलीम भिजवा दूं कि सर और मजा आ जाएगा सुबह सुबह? कि वैसे भी आज मेराज शरीफ है, उसमें ही खा लेंगे नियाज के तौर पे। हम्म। एक बच्चा कह रहा है सर अपने शोहर पर मरती है। अपने शोहर पर मरती नहीं, अपने शोहर को मारती हैं। हम्म। मौसम्मा खातून कह रही है नहीं सब औरत पर नहीं, जेवर पर नहीं मरती। हाँ, नहीं मरती है वो अलग बात है, लेकिन मरती तो है। कम है या ज्यादा है? मरती तो है। बेटा आप क्या कर रहे हैं? मुस्कान खान और नेहा, सबा बानो, अशरफ ईमान और फैजान, फैजा, मोहम्मद अब्दुल शकूर। आप लोग क्लास में नहीं है क्या? ठीक है, अगर हो तो फिर जवाब दिया करो बेटा, क्लास का मतलब ही यही होता है। वरना मैं तो पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में आपसे जो पूछता हूँ। अगर नहीं पता है तो अन लिख दीजिएगा। जेवर से मतलब नहीं है मेरे घर की औरतों को, ठीक है? सारे जेवर जो है वो अंजार को दे दो, मौसम्मा खातून। अगर कोई मतलब नहीं है, एड्रेस मुझसे ले लेना, मेरे पास एड्रेस है। ठीक है, अगर कोई मतलब नहीं है सोने जेवर से तो भेज दीजिएगा, मैं अपना एड्रेस भेज दूंगा और फिर मैं अंजार को भेज दूंगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग इस काम के लिए? जब जेवर से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मेरे ख्याल से सोना जो है वो 80,000 के आसपास हो रहा है तकरीबन। ठीक है, कोई बात नहीं, बनवाने का कोई मतलब नहीं, खानदानी बहुत रखे रहते हैं। दादा का, बाप का, सबका जेवर ले जा रहे 13,000। भेज दो सबके अंसार के लिए, वो भी खुश हो जाएगा। बिल्कुल। तो वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा गबन, जो है वो मुंशी प्रेमचंद का नोवेल है 1932 में। और इसमें जो मौजू बनाया गया है वो बनाया गया है औरतों के जेवर को। ये हम लोग कह सकते हैं औरतों के जेवरात को, यानी कि ज्वेलरी को जो है वो मौजू बनाया है, जो क्या करती है उन्हें बहुत पसंद करती है। उसके बाद 1932 के में ही उन्होंने अपना उर्दू अदब का सबसे शाहकार नॉवल लिखना शुरू किया। उस नॉवल का नाम है क्या? गोदा। लिखना जरूर 1932 में शुरू किया है, इसलिए मैंने उनको जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया, 1932 में। और मुकम्मल कब हुआ है? 1936 में, 1936 में, गोदा। ठीक है, इसी के साथ 1932 में ही एक और नॉवेल लिखा है उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, जिसका नाम है क्या? मैदान अम्ल। मैदान अम्ल, ये क्या है? इसका नॉवेल है जो 1932 में लिखा गया, जिसका हिंदी में नाम पड़ा करम भूमि। क्या पड़ा? करम भूमि। ठीक है, ये क्या है? मैदान अम्ल, 1932 में लिखा गया और करम भूमि के नाम से। 1932 में मैदान अम्ल, और हिंदी में नाम पड़ा इसका करम भूमि। अब हम बात करते हैं गोदान की, जो 1932 में लिखना शुरू हुआ और 1936 में कंप्लीट हुआ।
इसके अलावा इनका जो आखिरी नॉवेल है, ये हम लोग कह सकते हैं लास्ट नॉवेल है, जो ये 1936 में लिखना शुरू किया था। उसका नाम था मंगलसूत्र। क्या था? मंगलसूत्र जो है वो उनका आखिरी नॉवेल था। इसका मौजू क्या है सर? अभी बताऊंगा बेटा, पूरा गोदान तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए। ये क्या था? आखिरी नॉवेल था मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है। मंगलसूत्र को जिसको मुकम्मल किया मुंशी प्रेमचंद के बड़े बेटे अमृत राय ने। किसने मुकम्मल किया था? अमृत राय ने जो है वो इसको मुकम्मल किया था। मंगलसूत्र लिखना शुरू किया मुंशी प्रेमचंद ने, और मुकम्मल किया उनके बेटे अमृत राय ने। तो ये क्या हो गए, उनके जितने भी थे वो सारे के सारे नॉवेल आपके कंप्लीट हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, सारे आपको जो है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जिस पे हम रोशनी डालने वाले हैं, वो है उनका गोदान, जो 1932 में लिखना शुरू हुआ और 1936 में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा वक्त लिया गोदान लिखने में। सबसे ज्यादा वक्त लिया गोदान लिखने में, तकरीबन 4 साल का वक्त लिया। ठीक है, 4 साल का वक्त लिया गोदान में। अब हम बात करते हैं कि गोदान होता क्या है। ठीक है। जब हम लोग गोदान का संधि विच्छेद करते हैं, एक टर्म होती है हिंदी में, जो एक लफ्ज के दो टुकड़े करके उसको समझा जाता है। तो ये जो गोदान है, जब हम उसका छंदी छंदी विच्छेद करते हैं तो गो अलग होता है और दान जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है। जिसमें दान क्या करता है काम? दान जो है वो साबी का है, सॉरी साबी का कह रहा, लाही का है। ठीक है। अब गो का मतलब क्या होता है? वैसे अगर हम दो पढ़ते हैं तो गो का मतलब होता है जाना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। गो का मतलब होता है क्या? गाय। संस्कृत में या हिंदी में होता है गो का मतलब गाय। इसके अलावा दान, दान का पता ही है आपको, किसी को भेंट देना या किसी को खैरात देना। तो इसका मतलब होता है दान में देना। तो इसका मतलब हुआ गाय को दान में देना। गाय को दान में देना। अब गाय को दान में कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है, ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दिया किसको जाता है। तो हिंदू मजहब की मान्यता के अनुसार इनके जो पुजारी होते हैं या इनके जो पंडित होते हैं, उसको जो है वो गाय दान में दी जाती है। और गाय में दान कौन देता है? जिसके घर पर किसी का इंतकाल हो जाता है या किसी अपने की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके पाप को माफ कराने के लिए या उसको पुण्य कमाने के लिए गाय को जो है वो दान में दिया जाता है। ठीक है। हाँ, ब्राह्मण भी कह सकते हैं या पुजारी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो गाय दी जाती है दान में, जो आखिरी में दी जाती है। अब गाय जो है वो दान में दी जाती है, ये बात आपको पता चल गई। किसी की मृत्यु पे दी जाती है, ये भी आपको पता चल गया। कौन देता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो किरदार है, बहुत सारे हैं। उसमें से एक किरदार है जिसके मरने पर जो है वो ये सारा सिलसिला जो है चलता है, और उस नाम का जो है वो है हुरी। ठीक है। हुरी के मरने पर जो है ये दान जो है वो शुरू होता है, और इसी पर जो है ये क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद का क्या है, ये बहुत शाहकार नॉवेल है और बहुत तवील नॉवेल है। इतना तवील है कि इसमें कितने अबवाब हैं? 36 अबवाब हैं। अब इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? 36। और मुंशी प्रेमचंद की वफात भी कब हुई है? 1936। तो ये 36 जो है वो गोदान के ही 36 है। क्या है? गोदान के ही 36 है। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर इसका मौजू क्या है। तो इसका मौजू है किसान, मजदूर, किसान, मजदूर, किसान, मजदूर और किसान, मजदूर और उस वक्त के समाज की जिंदगी। उस वक्त के
समाज की जिंदगी। ये क्या है? इसका मौजू है गोदान में। और ये कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। और ये जो है वो शाये कहाँ से हुआ? तो याद रख लीजिएगा, ये शाये हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। और पहले ये हिंदी में शाये हुआ 1936 में। अगर पूछे कि उर्दू में शाये कब हुआ, तो उर्दू में ये मुंशी प्रेमचंद की वफात के बाद शाये हुआ 1937 में। किसमें? 1937 में। हिंदी में शाये हुआ है 1936 में। लेकिन आपको आंसर एग्जाम में 1936 ही लगाना है, क्योंकि वहां पर वो उर्दू नहीं पूछता है। कभी आप लोग सोचे कि उर्दू पूछेगा, तो उर्दू जो है वो आपको वहां पर नहीं लगाना है, 1936 ही आपको लगाना है। अगर ऑप्शन में 1937 आ जाए तब आप लगा सकते हैं। ठीक। चलिए फिर इसके एक दो किरदार जो है वो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका किरदार है सबसे मशहूर हूरी, जो क्या है? हीरो है। और हीरो की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। तो इसकी ख्वाहिश है कि उसके घर के बाहर एक गाय बन जाए। ठीक है, उसके घर के आगे एक गाय बन जाए, ये हूरी की क्या है? ख्वाहिश है। इसके बाद हूरी है तो जाहिर सी बात है, हीरो है तो हीरोइन भी होगी। अब हीरोइन कौन होगी? वो वो होगा, क्या बोलते हैं इसकी, बीवी होगी। कोई बच्चा बता सकता है हूरी की बीवी का नाम क्या था, जो इस कहानी में गोदान अदा करती है? बिल्कुल, उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम क्या होता है? धनिया। और यही क्या करती है? गोदान अदा करती है, धनिया। और ये होती है हूरी की बीवी। इनके 3 औलादे होती हैं, हूरी के और धनिया के, जिसमें होता है एक बेटा, जिसका नाम होता है गोबर। ठीक है, ये क्या होता है? इनका बेटा होता है गोबर। इसके बाद इनकी बेटी होती है, जिसका नाम होता है रूपा। ठीक है, रूपा। और एक छोटी बेटी होती है सोना। ये क्या होती हैं? 3 औलादे होती हैं हूरी की या धनिया की। ठीक है, गोबर, रूपा और सोना। इसमें से पूछा जाता है कि कर्ज में डूबा हुआ हूरी अपनी किस बेटी को बेच देता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, वो बेच देता है अपनी बेटी को, रूपा को। कितने रुपए में? 200 रुपए में बेच देता है, मास्टर राम सेवक को। ठीक है, राम सेवक को बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है? 200 रुपए में बेच देता है रूपा को। क्यों बेच देता है? क्योंकि उसकी जो बेटी होती है सोना, उसके बिहा में या उसके निकाह में जो है वो क्या कर देता है, बहुत पैसा जो है वो खर्च कर देता है, इस वजह से। तो ये क्या है? ये एक पूरा परिवार है। हालांकि परिवार में अभी 2 लोग और बसते हैं, और वो बसते हैं गोबर के। एक तो बसती है गोबर की बीवी, और गोबर का बेटा। ये 2 किरदार और हैं, और इस तरीके से क्या हो जाती है, पूरी जो है वो फैमिली मुकम्मल हो जाती है गोबर के में। ठीक है, जिसमें गोबर की बीवी का नाम होता है क्या? छनिया। जिसको क्या करता है, वो जो है वो भगा कर ले आता है, छनिया। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा होता है गोबर का, जिसका नाम होता है क्या? चुन्नू। क्या होता है? चुन्नू। तो ये क्या है? ये एक पूरी फैमिली है। हुरी, हुरी की बीवी धनिया, इन दोनों के 3 औलादे, गोबर, रूपा, सोना। और गोबर की शादी हो जाती है छनिया से, जिसे वो क्या लाता है, भगा कर ले आता है, और उससे एक बेटा होता है चुन्नू। तो ये क्या है? ये एक पूरी फैमिली है। यहाँ पर हुरी का जो बेटा होता है गोबर, और वो शादी करता है छनिया से, जिसे वो भगा कर ले आता है। उसका बाप भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भोला अहीर। भोला अहीर, ये क्या है? छनिया का बाप है। और हुरी जो है वो इसी से क्या खरीदता है? गाय खरीदता है।
क्या खरीदता है? गाय। कोई बच्चा बता सकता है मुंशी प्रेमचंद ने ये जो गोदान में गाय दिखाई है उसका नाम क्या है? या हुरी के पास जो गाय आती है उसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, अंजार ने सही बताया है। आंसर हो जाएगा सुंदरिया। उस गाय का नाम क्या होता है? सुंदरिया होता है, जिसको जहर दे दिया जाता है। कोई बच्चा बता सकता है जहर कौन देता है? सुंदरिया को जहर कौन देता है? बिल्कुल, हूरी का ही भाई होता है। ठीक है, भाई भाई को देख के खुश नहीं होता, तो हूरी का ही भाई होता है हीरा। हीरा क्या करता है, उसके बाहर जो वो गाय खरीद कर लेकर आता है भोला अहीर से, उसको क्या कर देता है, उसको जहर दे देता है। और बस उसी गम में जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और अपनी सारी जमीन जो है वो उसकी क्या हो जाती है, गिरवी हो जाती है। बहुत लंबा है, खुलासा तो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका जो है वो एक बार खुलासा पढ़ लीजिएगा। भाई छोटी सी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में हूरी को वो किरदार बना के पेश किया है। और हूरी की ख्वाहिश है कि उसके घर पे क्या बंधे, एक गाय बंधे। उसके पास दो बैल थे, एक गाय चाहता था। गाय इसलिए कि घर का पालन पोषण हो जाए, और गाय पालना जो है वो हिंदू मजहब में क्या माना जाता है, सब आपका काम माना जाता है। ठीक है, लेकिन भाई को देख के भाई खुश नहीं होता, तो हीरा जो होता है, जो हूरी का भाई होता है, वो उसको जहर दे देता है। और दूसरी तरफ उसका जो बेटा होता है गोबर, वो छनिया को गांव से लेके भाग जाता है, जिससे जो है वो उस पर जो है वो पुलिस केस हो जाता है, और उस पर जो है वो जुर्माना भी लगाया जाता है। शायद उसके ऊपर 30 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो क्या होता है, जिससे उसके ऊपर और कर्ज बन जाता है। पहले शादी का कर्ज हो जाता है, फिर उस पे पुलिस केस हो जाता है, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो अपनी बेटी को जो है वो 200 रुपए में बेच देता है राम सेवक को। बेचने का मतलब तस्करी नहीं करता है, बल्कि उससे क्या कर देता है, शादी कर देता है, जो बहुत बूढ़ा होता है। इस तरीके से में ये कुछ किरदार हैं जो आपको याद रखने हैं। बस इससे ज्यादा जो है वो आपको इसमें याद जो है वो नहीं रखने। एक किरदार आप लोग जो है वो इसमें याद रख सकते हैं, और वो है मास्टर मेहता। ठीक है, मास्टर मेहता किरदार आप लोग याद रख लीजिएगा। बस बाकी और आपको जो है वो इसमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस वो कर्ज में दब जाता है, और दबने के बाद वो अपनी जमीन जो है वो नहीं बेचता, और उसी को बचाने के लिए चक्कर में जो है क्या हो जाता है, वो मर जाता है। और फिर जब वो मर जाता है, तो जो धनिया होती है वो ही उसका क्या करती है, वो दान अदा करती है। बहुत अच्छा नॉवेल है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नुकसान भी नहीं है। ठीक, लेकिन पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि आप जो है वो समझ पाएंगे कि हम लोग जो है वो कितनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं 2025 में भी। ज्यादा पुराने नहीं है, ये 90 साल पुरानी ही बात है। आपको जो है वो एक जिंदगी का पहलू नजर आ जाएगा कि आप जो सुबह शाम आराम से अपने घर में बैठे हुए खाना नौश फरमा रहे हैं, उसको तुम्हारे माँ बाप जो है वो कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत से जो है वो आपके सामने ला के रखते हैं। और फिर भी आप कहते थे, फिर आप कहते हैं, अम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही, कुछ नया टेस्टी टेस्टी बनाओ। क्या अब्बू जी तुम भी कुछ हमारे लिए अच्छे कपड़े वपड़े नहीं बनाते? उसको देखो, वो बिल्कुल एकदम एरन सोली का, गुची अरमानी का, है, ब्राडा का, बेला सियागा का, सबका कपड़ा पहनता है रे। और हमें जुमे वाली पैंट से, सोम बाजार से, मंगल की पैंट से, संडे की मार्केट से सारा उठा के ले आता हूँ। तो थोड़ा सा उस पर भी जो है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये नोवेल जो है वो बहुत अच्छा है, गांव की जिंदगी को जो है वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्या है, दिखाया गया है। हम्म, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल हो गए और उनसे जुड़े हुए कुछ अहम सवालात हो गए। कल रात मैंने पीडीएफ शेयर की है, उसमें आपको जितना भी आपका सिलेबस था ऑलमोस्ट सारी ही पीडीएफ जो है उसमें चली गई है। ठीक है। उसमें वो पासवर्ड मांग रहा होगा। अगर पासवर्ड आपसे मांगे तो @123 है। कैड @123। जितनी भी पीडीएफ आएंगी उनका पासवर्ड यही रहेगा। अगर किसी के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है जिस पर नोट्स आपको भेजे जाते हैं तो वो मुझसे जो है वो ले लीजिएगा। 9045220432। और मैंने कहा था कि जिस बच्चे का शायरी का टॉपिक छूटा हुआ है वो मुझसे आईडी ले लीजिएगा। हालांकि मैंने नोटिस में जो है वो आईडी डाल दी है। उस पर जो है वो शायरी का टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि आज तो शब मेराज है मेरे ख्याल से, तो शब बारात के बाद यानी कि तकरीबन 15 दिन बाद हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या हुए हैं, लेट ज्वाइन हुए हैं, तो वो इतने उस चीज को जो उनकी छुट्टी हुई है उसे वहां से देख के आप लोग कंप्लीट कर ले। ठीक है। जिससे आप लोग जब टेस्ट सीरीज शुरू हो तो आप जो हो एक पूरी तैयारी के साथ हो। इसलिए आपको मैं पहले बता रहा हूँ। कभी आप कहेंगे सर आपने पहले नहीं बताया। आईडी नहीं हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। हालांकि नोटिस बोर्ड में आपको टेलीग्राम का लिंक भी है और आपको आईडी भी है। आप उस पर आईडी इनरोल कीजिएगा। हमारे यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी और हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और आप वो सारी क्लासेस दे सकते हैं। उसमें जो है वो शायरी की सारी टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। कुछ टॉपिक जो है वहां पर आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे और कुछ टॉपिक जो है वो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। दोनों ही जगह आपको वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, सबका, यूजी का, पीजी का, एमए का, सबका, सबके लिए लाजमी है बेटा वो। ठीक है। उर्दू जो है वो सबका सेम ही रहता है, चाहे यूजी का हो चाहे वो पीजी का हो, बस थोड़ा सा फर्क होता है लेवल में। लेकिन बीए वालों के लिए ये फायदेमंद है कि उन्हें जाके जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी यही पड़ता है जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जो है वो पहले से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आपका फायदा है और किसी का कुछ फायदा नहीं। चलिए, तो ये हुए मुंशी प्रेमचंद के क्या हुए, नॉवेल हुए। इसके बाद हम लोग इनको जो है वो अफसाने के लिहाज से भी जानते हैं और इनको जो है वो अफसाने का क्या मानते हैं, बानी भी मानते हैं। और 1903 में ही क्या लिखा था इन्होंने, पहला अफसाना लिखा था जो हम मैंने पढ़ाया भी था आपको, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है, 1903 में लिखा हुआ, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसी के अलावा अफसाना है तो अफसानवी मजमुआ भी आएगा। तो अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, ये क्या है, ये पहला अफसानवी मजमुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। अफसाना कहते हैं एक अफसाने को, और अफसानवी मजमुआ कहते हैं जिसमें बहुत सारे क्या हो, अफसाने जो है वो शामिल हो। और सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं, 5 अफसाने शामिल हैं। सोज़े वतन में 5 जो है वो अफसाने शामिल हैं। इसमें से पहला अफसाना तो यही है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसके बाद जो दूसरा है वो है इसका शेख मखमूर। शेख मखमूर, ये दूसरा अफसाना है। इसके बाद तीसरा है, यही है मेरा वतन। यही है मेरा वतन, ये हो गया तीसरा अफसाना। इसके बाद चौथा अफसाना जो सोज़े वतन में शामिल है वो है सालिया मातम। सालिया मातम। और इसके बाद पांचवा और लास्ट है इश्क, दुनिया और हुब्बे वतन। इश्क, दुनिया और हुब्बे वतन। ठीक है। तो ये क्या है, 5 अफसाने जो है वो शामिल हैं सोज़े वतन में। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर,
यही है मेरा वतन, सालिया है मातम, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। और इसी पर जो है वो क्या कर दिया था, बरतानिया हुकूमत ने इसे जब्त कर लिया था 1908 में। और इसी के बाद ये जो है वो नवाब राय से लिखना इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर लिखना शुरू किया इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से। किसके कहने पर, अपने दोस्त दया नारायण निगम के कहने पर। और इसके बाद इन्होंने जितने भी अफसाने लिखे वो सारे के सारे क्या थे, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखे। पहला अफसानी मजमूआ क्या हुआ, सोज़े वतन। पहले के साथ पूछ लिया जाता है आखिरी कौन सा है, आखिरी अफसानवी मजमूआ, तो आंसर हो जाएगा वारदात। ये इनका क्या है, आखिरी अफसानवी मजमूआ है वारदात, जो इनकी वफात पे 1936 पे शाये हुआ, वारदात। ठीक है, मुकम्मल किया इन्होंने 1936 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि शाये कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1938। यानी कि उसे वफात से पहले ही मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन बाद में जो है क्या हुआ, इसको जो है वो शाये किया गया। और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं, इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। पहले में क्या थे, 5, और लास्ट में कितने हैं, 13। और 13 के 13 जो है वो आपको क्या करने हैं, इसमें याद रखने हैं। ठीक है, इसमें से पहला आता है आपका शिकवा शिकायत, शिकवा शिकायत। इसके बाद मासूम बच्चा, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, बदनसीब माँ, नई बीवी, नई बीवी, गिल्ली डंडा, सवांग, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, इंसाफ की पुलिस, शांति, इंसाफ की पुलिस, शांति, और मालकिन, इंसाफ की पुलिस और मालकिन। 1 2 3 4, ठीक है, कितने हो गए, ये 9 हो गए। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, नई बीवी, गिल्ली डंडा, इंसाफ की पुलिस, शांति और मालकिन। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो इसमें शामिल है, जैसे रोशनी, रोशनी के बाद कातिल की माँ, कातिल की माँ, कातिल के बाद गम नदारी, बुजबखर, गम नदारी, बुजबखर, और वन ऑफ माय फेवरेट, मुफ्त करम दास्तान, मुफ्त करम दास्तान, सॉरी, दास्तान। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मुफ्त करम दास्तान। आपको अगर मौका लगे कोई सा पढ़ने का, तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, मुफ्त करम दास्तान। ये हो गए पूरे कितने, 13। और 13 में से एक ना एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा रखा हुआ। तो ये क्या है, इनके अफसाने अफसाने हैं जो इनके लास्ट अफसानवी मजमे वारदात में शामिल है। इसके अलावा इनके दिगेर अफसाने हैं जो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ लिखवा देता हूँ, आप लोग जो है उसे याद कर लीजिएगा। जैसे नमक का दरोगा, ये भी क्या है, अफसाना है, नमक का दरोगा। इसके बाद बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। नेक्स्ट लिख लीजिएगा खून सफेद, खून सफेद, खून सफेद। इसके बाद आखिरी तोहफा, आखिरी तोहफा, ये भी क्या है, अफसाना है, आखिरी तोहफा। इसके बाद आखिरी तोहफा के बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सवा सेर गेहूं,
सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, सवा सेर गेहूं के बाद दूध की कीमत। दूध की कीमत। कोई बच्चा बता सकता है दूध की कीमत कितनी है? दूध की कीमत कितनी है? दूध की कीमत कितनी है? देखते हैं तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेरी। हाँ, एक ने बताया 50, एक ने बताया 60, एक ने बताया 40, एक ने बताया 54। अच्छा, अब ये भी बता दो दूध कौन सा है, पैकेट वाला है या गाय से निकला है या पाउडर वाला है, ये साथ में और बता दो नालायक को। 80 रुपए चले गया, देखो भाई, दूध का 80 रुपए है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ने आता है, वो है अंजार। बाकी तो सब टाइम पास करने आ रहे हैं। हम्म। देखो, अब्दुल शकूर ने तो बता भी दिया, गाय का है 54 रुपए, नहीं 60 रुपए। गुलाम अली कह रहे हैं सर 50 रुपए का। अरे बेटा, दूध की कीमत वो वाली नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। दूध की कोई कीमत ही नहीं है। कहा जाता है कि अगर माँ, यानी कि आपकी मदर, आपका दूध ना बख्शे, क्या, माँ अगर आपका दूध ना बख्शे तो आपको जो है वो जन्नत में जाने नहीं दिया जाएगा, या कह सकते हैं आपकी बख्शिश नहीं होगी। तो ये उस वाले दूध की बात कर रहा है, ये जो मार्केट में मिलता है उसकी नहीं। नालायकों, कुछ तो शर्म कर लिया करो। 60 रुपए, 70 रुपए, 54 रुपए। मगर कोई बात नहीं, ना बख्शे कोई बात नहीं, मदर डेयरी है हमारे, हम तो टोकन लेकर ले आएंगे अपना, खुद बकसवा लेंगे। क्यों, यही सोच रहे हो ना? तो थोड़ा सा अदब पढ़ा करो, अदब से तो दुनिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दूध की कीमत से। दूध की कीमत के बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इबरत। इबरत भी बहुत शानदार नॉवेल है, वो अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। और इबरत के बाद ईदगाह, जो सभी लोग आप लोग जानते हैं ईदगाह के हवाले से, ये भी क्या है, इनका मशहूर अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। और इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा कफन। जो क्या है, जिस तरीके से उर्दू नॉवेल में गोदान है, ठीक उसी तरीके से उर्दू अफसाना में कफन है। ठीक है, कफन है। कफन का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से शाये हुआ, तो जहां से गोदान शाये हुआ वहीं से ये शाये हुआ, जामे मिल्ला इस्लामिया से, कफन। ठीक है, ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इनके अफसाने हैं जो आपको याद रखने हैं मुंशी प्रेमचंद के। देखो, जो सोज़े वतन में है 5 वो याद रखने हैं, और वारदात में जो 13 हैं वो भी याद रखने हैं। उसके अलावा जो ये जितने मैंने आपको लिखवाए हैं, जिसमें से नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है, खून सफेद, आखिरी तोहफा, सवा सेर गेहूं, दूध की कीमत, इबरत, ईदगाह और कफन, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं इनके, लामहदूद, बहुत सारे हैं। लेकिन जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है वही क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो क्या होते हैं, आपके मुंशी प्रेमचंद खत्म होते हैं नॉवेल में। और जब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल, तो हम लोग जो है वो एक नए नॉवेल निगार को पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारे हैं बेटा ऐसे तो,
नादान दोस्त भी आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। राजपूत की बेटी पढ़ सकते हैं, इस्लाह पढ़ सकते हैं, ईमान का फैसला पढ़ सकते हैं, जंजीर हवस पढ़ सकते हैं, फरेबी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे तो। आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, इतने अफसाने लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने। सर किरदार कफन का बेटा, तीन ही तो किरदार है उसमें, ज्यादा थोड़ी है। माधो, गेसो और बुधिया, तीन तो किरदार है। कफन में भी तीन ही है, का फा ना। तो बस माधो, गेसो और बुधिया। इससे ज्यादा क्या पूछता है? कितने घंटे पर मुश्तमिल है? तो 24 घंटे पर मुश्तमिल है। सर कौन सा अफसाना किस मजमूए में शामिल है, इससे सवालात आते हैं क्या? वो बेटा यूजीसी नेट जेआरएफ में आता है, आप में नहीं आता। ठीक है, वो जो है वो यूजीसी नेट में आते हैं, जब आप लोग अगले साल तैयारी करेंगे तब। ठीक, वो उसमें पूछे जाते हैं। उसमें तो ये जो मैंने आपको 13 अफसाने लिखाए हैं, उसमें सारे के किरदार भी आप लोगों से पूछे जाएंगे कि शिकवा शिकायत में कौन था, नई बीवी में कौन किरदार है, रोशनी में कौन किरदार है, वहां पे सब पूछे जाते हैं। तो अभी उतना डीपली नहीं जाना है। ठीक। इसके अलावा इनके जो है वो तीन ड्रामे हैं, वो भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। मुंशी प्रे, मुंशी प्रेमचंद के ड्रामे, जिसमें से एक है संग्राम। संग्राम। और इसके बाद है करबला। करबला मौजू के एतबार से मरसिया है, और सिन्फ के एतबार से ड्रामा है। इसके बाद प्रेम की देवी। प्रेम की देवी, ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद के तीन अफसाने। हाँ, तरतीब भी पूछता है, बिल्कुल। देखो बेटा, वक्त के साथ सारी चीजें अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि तरतीब सीयूईटी में नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। एक दो सवाल जरूर आ सकता है। तो इसीलिए तरतीब आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर आपका फैक्ट अच्छा है, यानी कि आपने फैक्चुअल चीजें पढ़ी हैं, तो कुछ भी आ जाए। वो ऐसे करते हैं, सवाल वही रहता है, बस उसे घुमा के पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ। 2026 में, 2025 में कर लेना बेटा, दिसंबर वाला आप लोग दे सकते हैं। 26 का इंतजार क्यों करना, 25 में दे देना। ठीक है, चलिए फिर, आज की क्लास इतनी ही है। अगर तरतीब से आती है तो मैं एक टेस्ट ले लूंगा, तरतीब से भी फिर पता चल जाएगा। कहो तो मैं कल ही ले लेता हूँ, अगर आपको ऐसी बात है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो कल ही एक जमानी तरतीब पे मैं पूरा एक टेस्ट ले लेता हूँ। फिर आप कहेंगे सर ये क्या हो गया। मानता हूँ कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर भी हैं। आप तो कर लेंगे, आपके अंदर मोटिवेशन भी आ जाएगा। लेकिन मैं एज अ टीचर ऐसे कैसे कर लूँ? मेरे लिए तो गुलाम अली भी उतना ही अच्छा है जितना अंजार है। दोनों ही सबको साथ लेके करना है। एक बच्चा जो है वो नवंबर से पढ़ रहा है, एक बच्चा जो अभी बेचारा जुमा जुमा 8 दिन आया है, तो उसे भी थोड़ा सा तैयार होने दो। ठीक है। हाँ, सरप्राइज टेस्ट होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरप्राइज किसी बच्चे पे भारी पड़ जाएगा ना, वो भी तो देखना है। जैसे अभी दो तीन बच्चे नए हैं, नादिया है, फरहान है, फैजा है, और एक दो बच्चे और हैं। थोड़ा सा पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, या ये अफसानवी नस्र पूरी हो जाएगी, तब बात कर लेंगे। इतने ये भी सारी चीजें समझ लेंगे, फिर ले लेंगे। और बाकी ये प्रीवियस क्लास भी देख लेंगे, तो भी काम बन जाएगा। चलिए फिर, आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं